नंबर सिस्टम में हमें एन, डब्ल्यू, जेड, जेड प्लस, क्यू, क्यू प्लस, आर और आर प्लस इन सिंबल्स का नॉलेज होना ही चाहिए। सभी नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए हम सिंबल एन को यूज़ करते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 और जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3 और ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, लेकिन सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। सभी होल नंबर्स के सेट के लिए हम W सिंबल को यूज़ करते हैं और W में होल नंबर में और नेचुरल नंबर में सिर्फ ये फ़र्क है कि होल नंबर में जीरो भी इन्वॉल्व हो जाती है। जीरो और सभी काउंटिंग नंबर्स, जीरो और सभी नेचुरल नंबर मिलके होल नंबर का सेट बनाते हैं और सबसे छोटा होल नंबर हो गया जीरो। और सभी इंटीजर्स के सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं, आई से नहीं। W फॉर होल नंबर्स, N फॉर नेचुरल नंबर, लेकिन इंटीजर को हम आई से डिनोट ना करके जेड से डिनोट करते हैं। ये कोई ग्रीक वर्ड होता है और इंटीजर्स का मतलब होता है जीरो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। इन्हीं काउंटिंग नंबर के साथ अगर नेगेटिव सिंबल भी हो, साइन हो, तो इस तरह से बने हुए सेट को इन्फिनिटी से शुरू होता है, -3 आता है, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी सभी काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर, जीरो भी इन्वॉल्व है और सभी नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, इन सब का सेट जो मिलता है तो इंटीजर बनता है। सभी रेशनल नंबर्स के सेट के लिए हम जिस सिंबल को यूज़ करते हैं वो है क्यू। और जो क्यू होता है वो किसी भी नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं अगर वो या तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ मिले हमें, ऐसे अपॉन वाली फॉर्म में। इसकी भी शर्त यह है कि जो P और Q जो हैं वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर मतलब Z। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और एक शर्त और भी है कि जो अपॉन वाला नंबर है, जो डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के किसी नंबर का सेट हमें मिले या कोई भी नंबर ऐसा मिले जो P अपॉन की फॉर्म, Q की फॉर्म में या तो लिखा हो या फिर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। लिख सकें का मतलब ये हो गया कि जितने भी इंटीजर्स का ये जो सेट है ये सभी के सभी रेशनल नंबर भी हैं। क्यों? क्योंकि हम इन सभी नंबर्स के नीचे 1 डाल सकते हैं। जब -3 के नीचे हमने 1 डाल दिया अपॉन में तो वैल्यू तो -3 ही रही, लेकिन -3 अपॉन में 1 लिखने की वजह से हम इसे लिख सकते हैं -3 अपॉन में 1, तो P अपॉन Q की फॉर्म हो गई, वो अपॉन वाली शक्ल होगी और अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिखा है, P भी इंटीजर है यानी -3 भी इंटीजर है और अपॉन में जो 1 लिखा है वो भी इंटीजर है। जब किसी नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब को हम अपॉन में 1 डाल सकते हैं उनके। जैसे 3 अपॉन में 1 लिखेंगे तो 3 ही रहेगा, 0 अपॉन में 1 लिखेंगे तो 0 ही रहेगी उसकी वैल्यू। तो किसी भी इंटीजर के नीचे क्योंकि हम 1 डाल सकते हैं तो वो फिर P अपॉन Q की फॉर्म में आ जाएगा। और जो भी नंबर हम P अपॉन Q की फॉर्म में देख पाएँ या उसे लिख सकें ऐसी फॉर्म में, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। और Z प्लस का मतलब तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया और Q प्लस का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर और R तो रियल नंबर का सेट होता है। ये रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट होता है। इसमें नेचुरल, होल, इंटीजर्स और रेशनल ये सभी आ जाते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव, नेगेटिव सभी। और रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं।
और फिर रियल नंबर के बाहर भी एक सिस्टम और है जो इमेजिनरी नंबर्स का है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। और नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर हैं वो आर से ही डिनोट होते हैं। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम यही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़कर। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं पूरी तरह से। इज जीरो रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि जीरो एक इंटीजर्स है, इंटीजर में आता है। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं हम उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। और जब किसी को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाएँ जिस नंबर को, वही रेशनल नंबर होता है। तो यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? हाँ, हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो के अपॉन में 1 लिख देंगे। जीरो के अपॉन में तो कोई भी नंबर डाल दो, उसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। जीरो इज ए रेशनल नंबर। वी कैन राइट जीरो एज जीरो, जीरो अपॉन में 1। किसी भी इंटीजर के अपॉन में 1 डालने से वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म ले लेगा। और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिस नंबर को लिखा जा सकता है या जो लिखा हुआ हो, शर्त यह है कि पी भी इंटीजर होना चाहिए और क्यू भी इंटीजर होना चाहिए, जबकि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो अपॉन में 1, नीचे जीरो तो है नहीं, ऊपर है जीरो, तो इसलिए ये एक रेशनल नंबर भी है और ये इंटीजर भी है और ये होल नंबर भी है। जीरो होल नंबर भी है, जीरो इंटीजर भी है, और जो जीरो है वो रेशनल नंबर भी है। लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ये जो क्वेश्चंस हैं, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालना, ये पेपर में अक्सर सेट होता है। ये क्वेश्चन इसमें से यही होगा, ये नहीं, नंबर्स बदल सकता है, लेकिन पेपर में ये सेट होता है कि दो नेचुरल नंबर के बीच में या दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप कुछ रेशनल नंबर निकालो। उनकी काउंटिंग भी देगा, 5 चाहिए या 6 चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता होना चाहिए कि दो नंबर्स के बीच में जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, जितने मर्जी नंबर्स निकाल सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर बताओ, तो 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर या होल नंबर एक भी नहीं है। नेचुरल नंबर 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। 3 और 4 के बाद बीच में नेचुरल नंबर पूछे तो कोई नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर इसके बीच में इतने हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। उन्हें निकालना कैसे है और सिर्फ 6 कैसे निकालें, हमें ये सीखना है। हमें ये दो नंबर्स गिवन है 3 और 4। इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने से पहले हमें ये बताना होता है कि इनमें से छोटा कौन है। हमें मालूम है 3 4 से छोटा होता है, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 3 इज लेस देन 4। अब इनके बीच में हमें नंबर्स निकालने कितने हैं, 6 निकालने के लिए कह रहा है, तो उसे हम n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 को n से डिनोट करेंगे, जितने हमें चाहिए। हमें 6 नंबर्स चाहिए, तो दो चीज़ पहले हम नोट करके रख लेते हैं। कौन सा नंबर छोटा है पहले नंबर पे वो, और कितने हमें रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में चाहिए दूसरे नंबर पे वो। अब फर्स्ट नंबर से हम शुरू करेंगे 3, और जो 3 है उसे हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में। और P अपॉन Q की फॉर्म होती है किसी भी इंटीजर के नीचे हम 1 डाल सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। अब 7 से क्यों मल्टीप्लाई करना, सीखने की बात तो यही है। इसे हम सीखेंगे। 3 7 जा हो गया 21, और 7 1 जा हो गया 7। हमने 3 की शक्ल बदली है, इसका मतलब भी 3 ही है। 21 को कोई 7 से डिवाइड करेगा तो 3 ही रिजल्ट मिलेगा हमें। 7 3 जा 21, लेकिन 3 की हमने फॉर्म बदल दी है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी फॉर्म को चेंज कर दिया। अब दूसरा नंबर हमारे पास है 4। 4 को भी हम रेशनल नंबर की शक्ल में लिखेंगे, 4 अपॉन में 1, ये रेशनल नंबर हो गया। और इसको भी 7 जा करेंगे। सीखना ये है कि हमने 7 से ही क्यों इंटू किया। 28
अपॉन 7 1 जा 7 और 28 अपॉन में 4, 7 का मतलब 4 ही होता है, 7 4 जा 28 ही तो होता है। तो हमने 3 को बदल के 21/7 लिखा और 4 को बदल के 28/7 लिखा, जबकि इसका मतलब भी 3 है और इसका मतलब भी 4 है। अब हम देख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं था, लेकिन 21 और 8 के बीच में हमें पूरे के पूरे 6 नंबर, एग्जैक्टली 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर अब हमने लिखना हो रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर 22/7। इसको छोड़ना है, बिटवीन का मतलब इन दोनों को छोड़ना है, ये 3 है और ये 4 है। 3 और 4 के बीच में जो नंबर्स वो लिखने हैं, तो 21 और 28 को छोड़ना है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये जो नंबर्स हैं पूरे एग्जैक्टली हमें 6 के 6 मिलेंगे, ना 6 से एक फालतू मिलेगा, ना 6 से एक कम मिलेगा। 1 2 3 4 5 6। अब हमने सीखना ये है कि 7 से ही क्यों इंटू किया। जब गिवन नंबर्स के न्यूमरेटर में एक भी गैप ना हो, जब गिवन नंबर्स के न्यूमरेटर में, यहाँ न्यूमरेटर 3 है और यहाँ न्यूमरेटर 4 है, इनके बीच में एक भी नंबर अगर हमें ना मिले, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। डिनोमिनेटर तो दोनों के नीचे 1 है, इक्वल है। डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद यदि न्यूमरेटर में एक का भी गैप ना हो, तो जितने नंबर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, जितने नंबर हमें इनके बीच में निकालने हैं 3 और 4 के बीच में, उसे हम n से डिनोट करते हैं। और डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को दोनों को n+1 से इंटू करना है। ये जो भी नंबर है, 6 नंबर चाहिए तो n+1 यानी 6+1, 7 जा ऊपर नीचे करना है। और किसी भी रैशनल नंबर को हम सेम डिजिट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इंटू करेंगे तो वैल्यू बदलती नहीं है। देखो ये भी 3 ही है और ये 4 ही है, वैल्यू नहीं बदलती है, उसकी शक्ल बदलती है सिर्फ। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन ऐसी कंडीशन में हम पहुंच जाते हैं जब न्यूमरेटर के बीच में हमें उतने नंबर एग्जैक्टली मिल जाएंगे जितने हमें चाहिए। अगर कोई बच्चा 7 से किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, 10 जा कर दे, 50 से इंटू कर दे, तो वो आंसर जो भी मिलेंगे वो करेक्ट मिलेंगे। लेकिन एग्जैक्टली उतने ही नंबर यदि कैलकुलेट करना चाहता है तो जो गिवन रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उससे एक फालतू से इंटू कर दो ऊपर नीचे। तो हमें कम से कम 7 से मल्टीप्लाई करना था। 7 के बाद कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 जा कर देंगे, तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो भी ये कन्वर्ट होके मिलेगा, उनके बीच में जो भी हम लिखेंगे नंबर्स वो सारे करेक्ट माने जाएंगे और इन्हीं के बीच में ही माने जाएंगे। तो इसलिए हमने या तो 7 से मल्टीप्लाई करना होता है जितने रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उससे एक फालतू से, या उससे बड़े किसी भी नंबर से इंटू कर दो, हमें नंबर मिल जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ n की वैल्यू 5 हो गई। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि 3/5 और 4/5 में छोटा कौन है। वैसे तो हमें पता है 3/5 छोटा होता है, लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर सेम ना हो तो इसको पता लगाने के लिए कौन छोटा है, पहले हम पहले लिखे गए रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे। 3 5 जा 15 और फिर पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से इंटू करेंगे। 5 4 जा 20। अब अगर पहला नंबर यहाँ छोटा मिला तो पहला ही रेशनल नंबर छोटा है, और अगर यहाँ दूसरा नंबर छोटा मिला तो फिर दूसरा नंबर छोटा हो गया। तो 3/5 और 4/5 में क्योंकि 15 20 से छोटा है, तो पहला नंबर जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो छोटा है दूसरे नंबर से। सबसे पहला काम हमें यही पता लगाना होता है कि इन दोनों में छोटा कौन है। दूसरे नंबर पे हमें काम करना होता है कि डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना होता है। इसके अपॉन में 5 है, इसके अपॉन में भी 5 होना चाहिए, जो कि है। अगर ये 5 ना होता, कुछ और नंबर होता, तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते पहले। उसका मेथड क्या होता है वो हम बाद में सीखेंगे।
पहले हम 3/5 इसे दोबारा लिखना है हमें। 3/5 पिछले क्वेश्चन में हमने 1 लिखा था रेशनल नंबर बनाने के लिए, ये तो पहले से रेशनल नंबर है। अब हमने डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को इससे एक फालतू से इंटू करना है। 5 से एक फालतू क्या होता है? 6 होता है। ऐसा तब करना है जब 3 और 4 के बीच में एक भी गैप ना हो, तब ऐसा करना है। तो 3/5 को 6 जा कर दिया हमने, तो 3 6 जा 18 हो गया और 5 6 जा 30 हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एक रेशनल नंबर की। इसका कम्प्लेक्स फॉर्म हमने ये बना दिया। अगर हम इसको 6 से कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, वही 3/5 आ गया। यही तो है ये। तो इसकी हमने शक्ल बदली है। इसको बदलने का क्या फ़ायदा होता है अब हम देख लेंगे। दूसरा रेशनल नंबर लिखेंगे, 4/5 है वो, इसे रिपीट करेंगे 4/5 को, और इसे भी हमें n से एक फालतू यानी 6 जा करना है ऊपर नीचे, और ये हो गया 24/30। जब हमारे पास ऐसे रेशनल नंबर हों जिनका डिनोमिनेटर इक्वल हो और न्यूमरेटर में एक भी काउंटिंग नंबर ना मिले हमें, तो ऐसी कंडीशन में हम जितने रिक्वायर्ड नंबर्स हमें चाहिए, नंबर रिक्वायर्ड बिटवीन 3/5 एंड 4/5, उससे एक फालतू से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। तो जो ये आंसर हमें मिलेगा ये भी 4/5 ही है, 6 4 जा और 6 5 जा, लेकिन शक्ल बदल चुकी है। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि 18 और 24 के बीच में एग्जैक्टली 5 नंबर अब हमें मिल चुके होंगे। तो अगर हमें अब बताना है कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/5, और वो है 19/30, फिर 20/30, ये कैंसिल करके 2/3 भी कर सकते हैं अगली लाइन में हम इसे, 21/30, 22/30 और 23/30। अब जब हम काउंट करेंगे तो एग्जैक्टली 5 के 5 मिलेंगे हमें, 1 2 3 4 5। लेकिन कोई बच्चा 6 की बजाय 10 जा कर सकता है, तो 5 10 जा और 3 10 जा, 30/50 मिल जाएगा, और 4 10 जा और 5 10 जा, 40/50। तो 30/50 और 40/50 के हिसाब से जो नंबर हमें सिर्फ 5 लिखने हैं, तो वो भी फिर एनसीईआरटी की बुक से भी आंसर मैच हो जाएंगे। तो इसमें आंसर बच्चे का बुक से मैच हो या ना हो, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। तो किसी ने 6 जा किया तो ये वाले ग्रुप मिलेगा नंबर्स का, और किसी ने 10 जा किया तो वो 30/50 और 40/50 के बीच में जो नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से /50 वाले नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और जब दो नंबर्स के न्यूमरेटर में एक भी गैप ना हो तो कम से कम इससे एक फालतू से इंटू करते हैं। एक फालतू से इंटू करने का मतलब ये नहीं है कि हम 10 जा नहीं कर सकते या 20 से नहीं कर सकते, किसी भी 6 से कोई भी बड़ा नंबर ले लेंगे तो जो भी हमें आंसर मिलेंगे रेशनल नंबर के रूप में इनकी शक्ल बदल के, उनके बीच में हमें 5 या 5 से कितने भी अधिक नंबर मिल सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स की बात बतानी है। कहता है एवरी नेचुरल नंबर, ये रहे नेचुरल नंबर, n से डिनोट करते हैं 1 2 3 ये वाले। कहता है सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। होल नंबर का सेट ये रहा W का। हम देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 ये है ना होल नंबर में, तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर तो होते ही होते हैं। ये बात अलग है कि होल नंबर में जीरो भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन अगर कोई नेचुरल नंबर है जैसे 1 है तो क्या 1 होल नंबर है ना, जैसे 2 है तो क्या 2 होल नंबर है। इस तरह से जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी के सभी होल नंबर तो पक्का होंगे। लेकिन अगर वो कहता कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो ये फॉल्स था, क्योंकि जीरो जो है होल नंबर तो है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। अब इसके सेकंड पार्ट में कहता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर हम देख सकते हैं, ये रहे देखो इंटीजर। इंटीजर में तो नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स भी हैं जीरो के अलावा, तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो इंटीजर्स तो हैं लेकिन होल नंबर कहाँ हैं। तो सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स की वजह से। जितने भी नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स हैं वो होल नंबर इंटीजर्स तो होते हैं
लेकिन नेगेटिव काउंटिंग नंबर होल नंबर नहीं होते। तो अगर हमें मैथमेटिकली इसको लिख के बताना हो तो कोई भी हम इंटीजर ले लेंगे जो नेगेटिव हो, जैसे -1 ले लिया, कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लो और कह दो कि -1 बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जेड से बिलोंग करता है, बट लेकिन जो -1 है डज नॉट बिलोंग टू, ऐसे इसको सिंबल को काट देते हैं, इसे पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू, क्या पूछा था हमसे कि होल नंबर है कि नहीं है, तो W से बिलोंग नहीं करता। -1 जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो होल नंबर से बिलोंग नहीं करते। तो कोई भी सिर्फ एक ऐसा नेगेटिव नंबर उठा लो जो इंटीजर तो है, इंटीजर तो सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। किसी भी एक नेगेटिव इंटीजर को उठा लो और उसी का रेफरेंस देके कह दो कि ये इंटीजर तो है लेकिन वो होल नंबर नहीं है, तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। और थर्ड पार्ट में कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब हम एक रेशनल नंबर उठा लेंगे और उसी का रेफरेंस देके कहेंगे ये रेशनल तो है लेकिन वो होल नहीं है। कोई भी एक रेशनल नंबर उठा लो और कह दो, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए, कभी इसके टेबल में एग्जैक्टली ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वो होल नंबर सचमुच हो जाएगा। तो 3/4 जो है बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को, बट 3/4 डज नॉट बिलोंग टू, किससे प्रूव नहीं करना था, होल नंबर नहीं है, तो W से बिलोंग नहीं करता। ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो काउंटिंग नंबर होते हैं विद जीरो। किसी भी एक नंबर का रेफरेंस देके हम कह सकते हैं कि वो जो है रेशनल नंबर तो है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। और ये ऐसा होना चाहिए जो 4 के टेबल में एग्जैक्टली डिवाइड ना करे। जो 4 अगर इस नंबर को डिवाइड नहीं करता है तब ये रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। अगर डिवाइड करने वाला नंबर ले लिया फिर तो वो होल नंबर भी हो जाएगा। जैसे 12/4 लिख दिया तो वो तो 3 हो गया, तो 3 तो होल नंबर भी होता है। तो ऐसा नंबर लिखना है जो पूरी तरह से कैंसिल ना करे। तो इसलिए अब हम लिख देंगे इट इम्प्लाई एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर।